हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर आने वाले कुछ टॉपिक्स को, जिसमें आज हम जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और डीएनए और उसका केमिकल कंपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करके कैसे लाइफ को रेगुलेट करते हैं, उसमें से सबसे पहले हम जानने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड का अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स से बने होते हैं और बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट एक साथ आके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड ये आते हैं, कंप्राइजिंग नाइट्रोजन बेसेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आगे हम इनके स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, उनके सेल के अंदर में डीएनए और आरएनए होता है। इन्हीं डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है मतलब डीएनए को आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिच मिस्चर। इन्होंने 1869 में फर्स्ट टाइम डीएनए को आइसोलेट किया था वाइट ब्लड सेल्स में से। अब ये वाइट ब्लड सेल्स इनको जो सर्जिकल बैंडेजेस थी, जहाँ पे पस सोग था उन बैंडेजेस में, उनके सेल से इनको डीएनए मिला। लेकिन उन्होंने इस डीएनए को अच्छे तरीके से उसका केमिकल नेचर रिकॉग्नाइज नहीं कर सके और उसको नाम दिए न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिच मिस्चर इन्होंने डीएनए को नाम दिए थे सबसे पहले न्यूक्लिन। उसके बाद में एल्टमैन साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1899 में न्यूक्लिक एसिड का नेचर जाने। उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड ये एक एसिडिक नेचर का कंपोनेंट है, इसीलिए उन्होंने न्यूक्लिन को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। साथ ही में अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है और प्लास्टिड्स के अंदर भी मिलता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो मान के चलते हैं कि ये कोई सेल है। सेल का ये जो आउटर कवरिंग है इसको सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर का जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म हो गया और यहाँ पे बीच में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं और न्यूक्लियोलस रहता है। इन क्रोमैटिन फाइबर्स को ही हम बोलते हैं डीएनए और ये डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड ये दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है ये चीफ हेरिडिटरी मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वायरसेस को छोड़ के। इसका काम होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। दूसरा होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब वायरसेस को छोड़ के अगर दूसरे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए रहता है। वायरसेस को छोड़ के आरएनए ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहता है, लेकिन वो डायरेक्टली हेरिडिटरी इन मटेरियल नहीं है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन ये उसमें हेल्प करता है। इसके बाद में देखते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस, कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं उनमें ये डीएनए नहीं होता, बाकी सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स होती है उनमें डीएनए पाया जाता है। प्लांट वायरसेस अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें
तो जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है जिसको TMV कहते हैं, इनमें ये DNA एब्सेंट होता है। इन बैक्टीरियोफेजेस इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। बैक्टीरियोफेजेस की अगर बात करेंगे, बैक्टीरियोफेजेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर में फीड करते हैं। इनको बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है। इनके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA रहता है जिसके ऊपर एक प्रोटीन की कोट होती है। इन सम बैक्टीरिया इट इज सर्कुलर लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैक्टीरिया का अगर हम रफली स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर में DNA ऐसा नेकेड प्रेजेंट होता है, फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। इसके ऊपर में कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं रहती, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। इन यूकैरियोट्स मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। डबल स्टैंडर्ड एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्लांट्स और एनिमल्स में जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो सेल है इसके अंदर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में ही यहाँ पे DNA है, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये DNA ऐसे 2 स्ट्रैंड से बना रहता है। ये उसका एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ऐसे DNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का मतलब होता है कि DNA में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दोनों में खुद का सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ डुप्लीकेटिंग DNA होता है। अभी हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA। मतलब DNA कौन कौन से केमिकल से बना है। DNA एक नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे मोनोमर्स से बना है। मोनोमर्स मतलब सिंगल रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे को ज्वाइंट होके बॉन्डिंग बना के वो पॉलीमर तैयार करते हैं। तो मोनोमर जो है जो DNA में प्रेजेंट रहता है उन मोनोमर्स को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं DNA। DNA कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। DNA 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड से बना है। सबसे पहला है सुगर मॉलिक्यूल, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रोजन बेसिस। 1 बाय 1 हम इसकी अभी स्टडी करते हैं। पहला है सुगर मॉलिक्यूल। जो DNA में शुगर प्रेजेंट रहती है उस शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेंटोज शुगर का है। इस पेंटोज शुगर में 5 कार्बन एटम्स है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये जो रिंग के बाहर है वो कार्बन नंबर 5। 4 इनसाइड द रिंग एंड 5th इज विथ CH2 ग्रुप। यहाँ पे देखोगे तो 4 कार्बन एटम ये रिंग के अंदर में है और 5वां कार्बन एटम ये रिंग के बाहर है। 3 OH ग्रुप्स ऑन फर्स्ट, थर्ड एंड 5th कार्बन पोजीशन। पहले, तीसरे और 5वें जो कार्बन पोजीशन है वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड 5th कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 1 फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और चौथे नंबर के कार्बन पे हमको हाइड्रोजन ग्रुप दिखेंगे। वन ऑक्सीजन एटम इज मिसिंग एट सेकंड पोजीशन, डज द नेम डीऑक्सीराइबोज। हम इस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हर जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपको यहाँ पे OH ग्रुप नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे एब्सेंट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। दूसरा जो केमिकल कंपोनेंट है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड।
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये फॉस्फेट है। इन डीएनए स्ट्रैंड फॉस्फेट ग्रुप्स अल्टरनेट विथ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड की बात करेंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इस शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ में अल्टरनेट होता है। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, फिर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, फिर नीचे में शुगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऐसे करते करते एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता है इनका। इन डीएनए स्ट्रैंड फॉस्फेट ग्रुप अल्टरनेट विथ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये अभी हमने देखे। ईच फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम थर्ड ऑफ वन शुगर एंड फिफ्थ ऑफ अनदर। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये हर शुगर मॉलिक्यूल के, ये पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है, इस पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के थर्ड कार्बन नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है और फिफ्थ कार्बन नंबर पे ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप दो जगह पे प्रेजेंट रहता है, फर्स्ट और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ कार्बन एटम पे। थर्ड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डीएनए का, उसका नाम है नाइट्रोजन बेस। देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन डीएनए। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। उसमें से पहला है एडेनिन, दूसरा थायमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा है ग्वानिन। दिस 4 नाइट्रोजन बेसिस ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, दे आर पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, जिनका नाम है पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड्स। पायरिमिडीन जो होते हैं ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। पायरिमिडीन का एग्जांपल है थायमिन और साइटोसिन, जो कि एक बेंजीन रिंग से बने रहते हैं। सिंगल जो रिंग रहती है इनके अंदर में, पायरिमिडीन्स के अंदर में, उस रिंग का नाम है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में दो जगह नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे और दूसरा थर्ड नंबर पे। अब अगर हम थायमिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये थायमिन है और ये साइटोसिन है। थायमिन में ये बेंजीन रिंग है। इस अगर थायमिन की बात करेंगे हम तो थायमिन में फर्स्ट और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम साइटोसिन की बात करेंगे तो साइटोसिन में भी फर्स्ट और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ये दोनों हो गए पायरिमिडीन्स। उसके बाद में आते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन ये डबल रिंग कंपाउंड है। जैसा कि मैंने कहा था पायरिमिडीन ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, लेकिन प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। ये कैसे बने होते हैं? ये फ्यूजन से बने होते हैं, 2 रिंग्स के। 2 रिंग्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होके प्यूरिन बनाते हैं, इसलिए ये डबल रिंग कंपाउंड्स हैं। फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 और 6 मेंबर जो रिंग रहते हैं, मतलब 2 रिंग में से एक रिंग रहेगी 5 मेंबर वाली और दूसरी रिंग रहेगी 6 मेंबर वाली। अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन, ये इसके एग्जाम्पल है, एडेनिन और ग्वानिन। ये जो 2 प्यूरिन्स हैं इनमें अगर हम देखेंगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये जो रिंग होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं चौथे और 5वें पोजीशन पे। यहाँ पे देखेंगे ये जहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, ये जो 2 रिंग यहाँ पे जो ज्वाइन हुए हैं ये 4th एंड 5th पोजीशन है। यहाँ पे भी 4th और 5th पोजीशन पे ये रिंग ज्वाइन हुई है। तो ये होते हैं प्यूरिन्स, इन दोनों को बोलते हैं प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन होते हैं थायमिन और साइटोसिन और प्यूरिन होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ये उनका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करेंगे तो इन चारों नाइट्रोजन बेसिस को छोड़ के और एक नाइट्रोजन बेस रहता है जिसका नाम है यूरेसिल। अब ये यूरेसिल जो रहता है ये आरएनए में प्रेजेंट रहता है, ये डीएनए में एब्सेंट रहता है। आरएनए में क्या होता है कि थायमिन के जगह डीएनए में थायमिन प्रेजेंट रहता है, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं रहता, इस थायमिन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना।